आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए भारती आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, जिनको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अभी बोर्ड एकदम क्लियर है, आप ले सकते हैं। निगाहें निगाहों में समा जाती है, धड़कनों से धड़कनों का नाता है, और मोहब्बत की आग जब दोनों तरफ हो तो ही मोहब्बत में मजा आता है। तो आइए आज ऐसे ही कुछ उलझी हुई इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे, जो रजिया के मौत के साथ ही उसका इतिहास दफन हो गया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। भारती आर्ट्स क्लासेस में मैं सूरज भारती आपका एक बार फिर से मैं आप सबों का आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज रजिया सुल्तान के बारे में, ये मेरा रजिया सुल्तान के ऊपर में दूसरा वीडियो है। जो लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो लोग मेरे YouTube में जाएं, YouTube चैनल में, और वहाँ प्लेलिस्ट में मिलेगा। ऐसे अभी जो देख रहे हैं फिलहाल 1-2 दिन के अंदर में तो सीरीज से मिल जाएगा। जिनको वीडियो नहीं पता चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जा करके हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में ढूंढे और पहले पार्ट 1 को देखिएगा तो ये ज्यादा समझ में आएगा। जिन लोग को उतना नहीं समझ में आया, करना नहीं, तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, आप 20 से भी इस चीज को देखिएगा तो समझ में आएगा। हम ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रजिया सुल्तान का ये दूसरा पार्ट है। सबसे पहले हम एक चीज आपको बता दें कि इसमें हम जितने भी डाटा आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे डाटा एक्यूरेट हैं, ठीक है। डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज और आपको कहने चाह रहे हैं कि आज जिस लड़की दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला रजिया सुल्तान के ऊपर में हम लोग बात कर रहे हैं, उनके जो कुछ इतिहास है, उनके मौत के साथ ही कुछ इतिहास दफन हो गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी उलझी हुई है, जिसको इतिहासकार उस चीजों के, उस तथ्यों को पुष्टि नहीं कर पाया है। तो वो उसमें हम जिम्मेवार नहीं है। उस चीज को हम एक फील के साथ समझाने का प्रयत्न करेंगे और आप अपने नजरिया से देखेंगे कि क्या वो सही था, क्या गलत है। बाकी डाटा जो आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं वो सारा यहाँ करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आइए बिना बकवास किए हुए, समय बर्बाद किए हुए हम लोग टॉपिक के ऊपर में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, रजिया सुल्तान पार्ट 1 जब हमने पढ़ाया था तो मेरे व्हाट्सएप पर एक लड़का कमेंट भी किया था कि सर रजिया सुल्तान नहीं सुल्ताना होता है, चूंकि लड़की है इसीलिए सुल्ताना। तो देखिए, आप लोग को किसी भी प्रकार की राय है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। आप पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे, ना भी देखेंगे, केवल हम ही देखेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। हो सकता है कि हमसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो तो सब लोग उसको देखें, है ना, और वहां उसका मिल सके। चूंकि एक दुनिया में जब इंसान आता है तो कुछ गलती कर करके ही सीखना होता है, ठीक है। तो एक सबसे पहले हम आपको बता दें कि वहां जब हम सुल्तान बताए थे और यहाँ भी जब हम सुल्तान लिखे हैं तो इसका वजह यही होता है। देखिए, सुल्ताना उस सिचुएशन में कहा जा सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि सुल्तान जो है वो अचानक सुल्तान की मृत्यु हो जाए, यह सुल्तान के गैर हाजिरी में सुल्तान की बेगम सुल्तान की तरह तख्त पर बैठती है। समझ पा रहे बात? यानी सुल्ताना का अर्थ ही होता है सुल्तान की बेगम, जो कि रजिया को एक सुल्तान की बेगम होना पसंद नहीं था। ऐसा नहीं था कि लोग जो है एक सुल्तान के बेगम, रजिया खुद अपने बदौलत एक सल्तनत की गद्दी पर बैठना चाहती थी। उसके अंदर वो मेरिट भी था, योग्यता भी था। तो उसको ये पसंद ही नहीं था कि सुल्तान की बेगम हम कहलाए, बल्कि उनको सुल्ताना नहीं सुल्तान कहलाना ज्यादा पसंद था, ठीक है। इसीलिए उस समय काल में जितने भी लोग होते थे रजिया को रजिया सुल्ताना नहीं रजिया सुल्तान ही कहते थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहले आइए तो रजिया सुल्तान, ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है, इसीलिए पार्ट 2 लिख दिए।
रजिया सुल्तान के उस समय शाही कुछ नाम भी हुआ करते थे। अगर बात करें रजिया सुल्तान के शाही नामों की तो याद रखना है जलालात, बड़ी बारीकी से पढ़ना होता है, थोड़ा सा मुस्लिम का शब्द है, थोड़ा सा फारसी से सब मिलल है तो टफ होता है। याद रखेंगे जलालात, याद रखेंगे जलालात। उद उद दिन रजिया, याद रखेंगे जलालात उद्दीन रजिया इसका शाही नाम है। कैसा नाम है? शाही नाम है, ठीक है। ऐसे हम लोग आम तौर पर इसको बोलते हैं रजिया सुल्तान। अब एक बार फिर से हम आपको, जैसा कि पार्ट 1 में दिखाए थे, फिर से पार्ट 2 में कुछ तथ्यों को यहाँ हम बता रहे हैं, आप गौर से देखेंगे। ये यूपी का एक शहर है बदायूं, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पहले भी पार्ट 1 में दिखाए थे, पार्ट 2 में भी दिखा रहे हैं। बदायूं याद रखेंगे, ये यूपी में पड़ता है। थोड़ा सा फिगर बना करके दिमाग में मैप पर रखिए कि यूपी के बदायूं है, और अभी संबंधित सारा रजिया से जो रिलेशन है सब बताएंगे। उसके बाद आगे आप जाइएगा तो ये दिल्ली है जो हरियाणा के निकट में पड़ती है, केंद्र शासित प्रदेश, देश की कैपिटल। उसके बाद ये देखिए भटिंडा आपको दिख पा रहा होगा। अगर बात करें भटिंडा की तो ये भटिंडा पंजाब में पड़ता है। अगर बात करें लाहौर तो ये अभी वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। लाहौर के नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ एक मुल्तान मिलता है, ये भी पाकिस्तान में। आप वीडियो को बने रहे, बहुत बेहतरीन आज समझ में आने वाला। जितना प्रॉब्लम जो अभी तक झेलते आए हैं ना वो सब समझ जाइएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि सीरियल देखेंगे और तुरंत जो है एकदम सीरियल देख के अड़ जाएंगे कि ना अपन तलवार से अल्तुनिया याकूत को मार दिया था। मूर्ख है तुम, सब चीज समझ जाओगे। थोड़ा सब्र रखो और थोड़ा सा कहीं देखो सुनो ज्ञान हो तो उस पर ये आप दावे नहीं करो कि यही चीज सही हो। पहले सब चीज को पढ़ लो। पहले बोले कि रजिया से संबंधित जो इतिहास है वो भी उलझे हुए हैं, तो इसीलिए किसी भी पहले पढ़ी, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा। हमको इतना बोलने की जरूरत ही नौबत ही नहीं आएगी। अब ध्यान से समझेंगे तो ये मुल्तान है जो कि पाकिस्तान में है, ये लाहौर है ये भी पाकिस्तान में है। आगे वाला जो क्षेत्र है ये गजनी। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इनके बारे में कुछ ओवरव्यू देख लें। जन्म कौन, पिता उता कौन थे, माता कौन। तो सबसे पहले बात कर ले तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1205 ईस्वी में हुआ था। रजिया का जो जन्म हुआ 1205 ईस्वी में। अच्छा, जन्म हुआ क्या था? तो भैया जन्म जो था वो बदायूं में हुआ था। याद रखेंगे जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। तो एक चीज याद रखेंगे, रजिया का जन्म 1205 ईस्वी में यूपी के बदायूं में हुआ था। क्लियर? और इनकी माँ कुतुब बेगम। आगे अगर बात करें रजिया के बारे में तो गद्दीन सीनी, याद रखेंगे गद्दीन सीनी। गद्दीन सीनी का अर्थ होता है राज्य अभिषेक। आप मान लीजिए, समझ में आ रही बात ना? राज्य अभिषेक या राज्य तिलक जिस दिन गद्दी पर बैठती है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं गद्दीन सीनी। क्लियर? तो गद्दीन सीनी रजिया का कब हुआ? तो 10 नवंबर 1236 ईस्वी को। क्लियर? आगे बात कर ले तो उत्तरवर्ती जो आगे जो शासक थे, सुल्तान थे, उत्तरवर्ती माने आगे जो आने वाले हैं वो मोइजुद्दीन बहराम शाह थे, जो कि अपने रजिया का सौतेले भाई थे। आइए मोइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में पार्ट 1 में चर्चा किए थे। ये इनकी माता कौन थी? तो माता थी नादिर बेगम। क्लियर? चलिए घराने की बात कर ले तो रजिया कौन सी घराने के थे? तो गुलाम वंश के शमसी राजवंश थे। याद रखें, गुलाम वंश के शमसी राजवंश। शमसी राजवंश चलाया कौन? तो ये इल्तुतमिश, चूंकि इल्तुतमिश शमसी वंश से संबंधित था, ठीक है, तो इल्तुतमिश ने शमसी वंश की नींव डाली गुलाम वंश में ही। आगे इनकी माता के बारे में बात कर लें तो रजिया की माता कुतुब बेगम, पिता जो थे शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। जो लोग इनको याद नहीं करना चाहते या याद करने प्रॉब्लम है, पार्ट 1 देखेंगे तो हमने एकदम क्लियर कर दिए हैं कि रजिया के वो भाई थे, के वो बहन था, और किस माता से कौन भाई कौन बहन था उस चीज को आप देख पाएंगे। अभी रजिया के ऊपर में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें केवल रजिया की चर्चा करेंगे। तो देखिए, माता कुतुब बेगम, पिता शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, शॉर्ट में इल्तुतमिश भी बोलते हैं या अल्तमश भी कह सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की।
चलिए धर्म की बात कर ले तो ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। ये लड़की किस धर्म में थी रजिया? इस्लाम धर्म में। पति के बारे में बात करें तो पति का नाम अल्तुनिया था, वही अल्तुनिया मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, याद रखेंगे। या फिर मिर्जा अल्तुनिया भी इसी को कहा गया है, तो मिर्जा अल्तुनिया कहिए या खाली अल्तुनिया कहिए या मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया कहिए। क्लियर? निधन की बात कर ले तो अक्टूबर जो है 1240 ईस्वी में, और अगर डेटिंग्स याद करना चाहते हैं तो याद रखेंगे 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में। अगर बात करने तो मरने के बाद समाधि, तो फिर देखिए समाधि में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। समाधि इनके 3-3 जगह पर समाधि का उल्लेख मिला है। अगर बात कर ले तो एक मोहल्ला, याद रखेंगे ये जगह का नाम है मोहल्ला बुलबुली, मोहल्ला बुलबुली खान, ये एक जगह है। कौन कहाँ है? तो तुर्कमान गेट चांदनी चौक के पास है, दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली में चांदनी चौक के पास। क्लियर? मोहल्ला मोहल्ला सब लिखा हुआ है यहाँ पर एक इसका समाधि है। और समाधि की बात कर ले तो हरियाणा के कैथल में समाधि है, और लेटेस्ट में एक और समाधि का पता चला है कुछ वर्ष पहले, वो समाधि है राजस्थान के टोंका में। तो यहाँ पर 3 समाधि रजिया सुल्तान की ही देखे गए। ये बहुत इतिहास उलझा हुआ है, थोड़ा सा अंत तक हमारे साथ अगर बने रहते हैं आप तो परफेक्ट ढंग से समझ में आने वाला है। चलिए अगर आगे देखें हम लोग तो सबसे पहले किस परिस्थिति में रजिया बनी थी, ये तो आप पहले पार्ट 1 देखे तो मालूम है कि किस तरह से जो है रजिया के सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो तख्त के इस तरह से तख्त पर आक्रमण कर तख्त को अपना कर करके और इस तरह से क्रूरता दिखा रहा था कि आवाम भी उससे नाराज थे। आवाम भी ऐसे सुल्तान के छत्र छाया में उसकी हुकूमत मानना पसंद नहीं कर रहे थे, और उसी का फायदा उठा कर करके और रजिया जो होती है अपना राज्याभिषेक कराती है, बल्कि आम जनता और कुछ जो तुर्क सरदार थे उनकी मदद से रजिया गद्दी पर बैठती है। आइए इनके कुछ शासन काल को भी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि रजिया का शासन काल कैसा था, किस तरह से शासन था। तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो रजिया के शासन काल में जो सत्ता के लिए जो राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच जो संघर्ष आरंभ हुआ, जिन्हें कभी कभी चहलगानी, याद रखेंगे चहलगानी, यानी इसी को चालीसा भी कहा जाता था। यानी राज सत्ता को चलाने के लिए यहाँ पहले से अगर बात कर ले तो रजिया के पहले जो गद्दी पर थे फिरोज शाह से पहले, तो वो सुल्तान अल्तमश थे, और अल्तमश जो थे वही चालीसा जिसको कहते हैं चहलगानी, याद रखेंगे चहलगानी। तो चहलगानी यानी चालीसा जो था इसका गठन कौन किए थे? सुल्तान अल्तमश किए थे, और ये इसलिए किए थे वो भी बताते हैं। चालीसा के बारे में बात कर ले तो हमने यहाँ लिखा है कि 40 योग्य जो तुर्क सरदार होते थे, तो योग्य तुर्क सरदारों को 40 को सरदार का एक दल होता था, समूह होता था, और वही समूह का जो गठन इल्तुतमिश करवाया। इस समूह का गठन कौन करवाया था? इल्तुतमिश। तो इसी को चालीसा कहा गया। 40 तुर्क सरदारों का एक समुदाय है, एक गठन किया गया है, ठीक है, उसी को क्या कहा गया? चालीसा, या फिर चालीसा को ही क्या कहते हैं? चहलगानी। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए तो यही लोग राज्य को चलाते थे, यही लोग के ऊपर में इतना पावर था कि यही लोग अपना जो है किसी तरह से, माने राजा कहने का मतलब, सुल्तान कहने का मतलब क्या कि गद्दी पर बैठेगी, कुछ बातों में इजाजत, लेकिन जो सारा जो काम है, कार्यभार है, जितने भी राज्य के अंदर कुछ काम सौंपा गया है वो ऑर्डर ही दे सकता है ना। सुल्तान केवल क्या दे सकता है? ऑर्डर दे सकता है। अब बाकी जो छोटे छोटे काम बार है ये यही सब लोग करते थे, चालीसा के दल। क्लियर यहाँ तक? अब जैसे मान लेते हैं उस समय में तो कोई संविधान नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो सामाजिक चीज के बारे में बात कर ले तो देखिए सुल्तान को एक एक जो लबों से निकले हुए एक एक बात जो होती थी वो बड़ा सोच बूझ कर करके, राय विचार ले कर करके ही जनता के सामने वो अपना जुबान दे तो ही ठीक होता था। अब कहिए ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कि राजा संविधान के धारा अनुच्छेद के तहत चले। राजा सुल्तान
उसको कहते हैं, सुल्तान को लोग खुदा के रूप में देखता था और लोग कहते थे कि सुल्तान जो है वो एक खुदा का छाया है और खुदा का छाया मान करके लोग सुल्तान के छत्र छाया में रहते थे। तो कहने का मतलब कि सुल्तान के लबों से निकले हुए वो हर जो बातें हैं, वो हर जो है जो भी निकल गया, समझिए कि उस समय के लिए, उस लोगों के लिए वो दस्तूर बन गया है, एक कानून बन गया है और जिसका पालन करना आवामों को, आम जनता का फर्ज बनता है। तो इसीलिए हमने कहा कि सुल्तान के मुंह से जो भी निकल जाएगा, पत्थर का लकीर है, पत्थरों पर लिखा जाएगा, सुल्तान ने ऐसा कहा। समझ में आ रही बात ना? तो सुल्तान थोड़ा सोच समझ करके राय विचार ले तो ज्यादा बेटर होता था। तो रजिया बेहतर ढंग से काम कर रही है, उस तरह के सुल्तान के लिए योग्य भी है। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी बात कर ले। तो रजिया का एक वजीर था, जिस वजीर का नाम निजाम उल मुल्क जुनैदी था। गौर से सुनेंगे, रजिया का वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी है। देखिए, कहते हैं कि जिस टाइम में राज्य अभिषेक हुआ था, राज्य तिलक हुआ था, ठीक है ना, तो उस समय ये रजिया का जो वजीर था वो विरोध कर रहे थे कि एक लड़की दिल्ली के तख्त पर बैठे, ऐसा शोभा नहीं देता। अब कहिए कि क्यों ऐसा सोच रहे होंगे? चूंकि ये एजेड थे, बुजुर्ग हो चले थे, अब धीरे धीरे अब ये जो चाहते थे कि भैया अगर मान ले कि एक पुरुष जो है सुल्तान के तख्त पर बैठे और पुरुषों के आगे अगर हम लोग को झुकाना पड़े सर, तो वो तो ठीक है, लेकिन सुल्तान जब लड़की होगी तो लड़की जो है जाएगी हमारे सामने गद्दी पर बैठेगी, तो उस लड़की के आगे भी हमको सर झुकाना पड़ेगा। और यही चीज कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। उनमें से एक खास जो अपना ही रजिया का वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी भी था। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे सुनेंगे, बाद में हम लोग ये याकूत मियां और अल्तुनिया के बारे में बात कर लेंगे। अभी कुछ मैटर को समझ लीजिए। अब देखिए, तो ये तो विरोध में थे और साथ ही साथ कहते हैं कि रजिया के साथ उस समय और भी धीरे धीरे जो रजिया के विरुद्ध में आते चले गए अमीर लोग, ठीक है। तो वैसे जो अमीर जो तुर्क थे, तुर्क सरदार थे, तो उन तुर्क सरदारों के साथ रजिया का जो वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी था, वो रजिया के जो विरुद्ध में जो लोग थे उन लोगों का समर्थन देना शुरू कर दिए। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो कई ऐसे तुर्क लोग जो थे, अब धीरे धीरे कई तुर्क लोग कहते हैं कि उस समय नारी सुलभ शील का त्याग करने और याकूत खा, याद रखेंगे याकूत खा कहाँ का था? तो अबिसिनिया का था। याकूत खा कहाँ का था? अबिसिनिया का था। तो अब धीरे धीरे देखिए सब समय बदल रहा है। दिल्ली के जनता के, दिल्ली के जो कुछ पदों पर लोग हैं, वो सब लोग को अब लग रहा है कि एक लड़की के आगे सर झुकाना पड़ रहा है, लड़की का हुकूमत मानना अब किसी को पसंद धीरे धीरे नहीं। किसी तरह से रजिया मोटिवेट की सुल्तान अल्तमश के जाने के बाद, और कुछ सरदार लोग थे, तुर्क सरदार और कुछ अमीर वगैरह उसी को कहते हैं, तो वो लोग सपोर्ट किए और गद्दी पर बैठ गए। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को और फिर वही चीज हो गया कि रूढ़िवादी विचारधारा को पहले तोड़ दी, लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा हमेशा के लिए थोड़ी ना खत्म होगा। फिर से लोगों को रूढ़िवादी विचारधारा पनपना जगड़ना शुरू किया कि हम एक लड़की की हुकूमत कैसे मान सकते हैं। अब यही चीज था कि धीरे धीरे सब लोग जो है रजिया के विरुद्ध में आना शुरू हो गए। बात को समझिएगा। अब ध्यान से सुनेंगे। बदायूं के सूबेदार एतगीन था। बदायूं का सूबेदार कौन था? एतगीन। अब यहाँ देखेंगे तो भटिंडा का अगर सूबेदार की बात करें तो यहाँ अल्तुनिया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं मिर्जा अल्तुनिया बोलिए या मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। आगे देखिए तो लाहौर के अगर हम सूबेदार की बात करें तो लाहौर के एक सूबेदार थे जिनका नाम था, याद रखेंगे, कबीर खां। हमने कहीं लिखा है यहाँ इसका जो सूबेदार थे लाहौर के सूबेदार। कहाँ के सूबेदार? लाहौर के सूबेदार। इनका नाम था कबीर खां। तो देखिए ये कबीर खां लाहौर के सूबेदार, भटिंडा के जो सूबेदार थे वो थे अल्तुनिया। याद रखेंगे कौन थे? अल्तुनिया। अब बारीकी से समझिएगा इतिहास के जड़ी को। अब हुआ क्या कि सब लोग अब याकूत मियां
और रजिया के बीच प्रेम का और रजिया को लोग ऐसा उस समय ये लोग मिल करके अफवाह फैलाएं, क्योंकि अभी तक कोई किताब ऐसा दिया ही नहीं कि प्रेम हुआ था। हाँ, अब प्रेम का अफवाह का वर्णन है कि रजिया और याकूत के बीच के उस समय प्रेम का अफवाह फैला, या फिर रजिया याकूत पर ज्यादा मेहरबान रहती थी, इसका भी वर्णन है। लेकिन फाइनली आज तक कोई इतिहासकार ये नहीं लिखा है कि रजिया का जो एक खास प्रेमी याकूत ही था, या रजिया जिसको दिल और जान से चाहती थी वो केवल याकूत ही है, या फिर वो अल्तुनिया ही है। ये भी स्पष्ट नहीं है, बात को समझिएगा बारीकी से। कई लोग ये बैठा लेते हैं गांठ में कि थोड़ा सा टीचर लोग को भी मजा आ जाता है पढ़ावे में कि रजिया जो है याकूत से प्रेम करती है, एक आध को प्रेम पर कुछ मार दिए तो भाई चुटकुला फुटकुला, तो बच्चों को मजा आता है। तो ऐसा चीज नहीं है, आप इसको समझिएगा बाखूबी से। अब क्या है नहीं आपको फिर समझ में आने वाला, आप आगे देखते चलिए मेरे साथ, आइए। तो देखिए, कहते हैं कि लाहौर और सरहिंद में विद्रोह छिड़ गया, और रजिया को, चूंकि ये सरहिंद और लाहौर भटिंडा ये सारा सब मुल्तान जो है ये सब किस में आता था, दिल्ली में आता था। समझ में आ बात ना, ये सब दिल्ली के अंतर्गत ही, दिल्ली के अधीन ही आने वाला सब क्षेत्र है। तो यहाँ लाहौर का जो, याद रखेंगे, जो लाहौर के सूबेदार था, इख्तेदारी बोल सकते हैं, तो वहां का जो इख्तेदार था जिसका नाम था कबीर खां। अब कबीर खां जो है विद्रोह छेड़ दिया। अब ध्यान से समझिएगा, कबीर खां, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि रजिया के शासन काल में सबसे पहला विद्रोह कौन किया था, तब कबीर खां। गौर से एक बार और सुन लीजिए, रजिया के शासन काल में सबसे पहला विद्रोह कौन छेड़ा था, तो वो व्यक्ति था कबीर खां। क्लियर, यहाँ तक बात को समझिएगा। अब देखिए, रजिया और याकूत के बारे में अगर हम बात कर ले तो इससे कि आप इतिहास के बहुत सारे पन्ने उलट लीजिएगा, बढ़िया से बढ़िया किताब, तो आपको यही मिलेगा कि केवल ये दोनों पर मेहरबान। अब देखिए, हम यहाँ तक अगर आप उस एक लड़की के नजर से देखें, या समाज में देखे ही होंगे, या एक लड़के के नजर से देखें, तो मान करके चलिए आप कि एक लड़की है तो थोड़ा सा लड़की का दिल जैसा होगा, जज्बाती होगी। अब मान लेते हैं कि ये चीज इतिहास में लिखा हुआ है, इस चीज का वर्णन है कि जो याकूत मियां हुआ करते थे, यानी जिसका पूरा नाम मलिक जमालुद्दीन याकूत, याद रखेंगे, मलिक जमालुद्दीन याकूत खान। तो ये मलिक जमाल याकूत खान जो था, इनको रजिया जो है अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किए थे। तो अमीर आखुर किसका पद है, एक बार याद भी कर लीजिएगा कि अमीर आखुर यानी घोड़े के सरदार बनाए थे। जितने भी अस्तबल होते थे ना, तो अस्तबल में जितने भी घोड़े होते थे, उन सारे घोड़ों का देख रेख निरीक्षण थोड़ा टाइट हो, उसके सरदार रजिया जो है किसको बनाई थी, याकूत के। और रजिया के थोड़ा दिलोजान का कह सकते हैं कि रजिया का बड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया था, कौन, याकूत, जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी रजिया कि नहीं बहुत नेक दिल है, अच्छा इंसान है। अब देखिए, होता है कभी कभी कि ये लड़की है नेक दिल इंसान की तरह इस याकूत मियां को देखी होगी और इसको अच्छे पद दे दी होगी, और लड़की है थोड़ा सा जब ये भी अब वफादारी निभाया होगा तो बेचारी मेहरबान हो गई है। अब उसी बात को पूरे सल्तनत में वो लोग, हम वैसे लोगों को उस समय नहीं कह रहे हैं कि जो रजिया के फेवर में थे, वैसे लोग को हम कह रहे हैं कि जो लोग रजिया के एंटी में थे, जो एक लड़के के आगे सर झुकाए, वो चीज जिनको पसंद नहीं थे, तो हो सकता है ऐसा कि उस समय इस मौका का फायदा अफवाह लोग फैलाना चाहे होंगे कि सल्तनत में ऐसी अफवाह फैला देंगे कि इस सल्तनत के सुल्तान बन गई है, तख्त पर बैठी है, आई प्रेम मोहब्बत के नौटंकी में डूबल है ना। तो जिससे अमीर लोग क्या करेंगे, आवाम लोग क्या करेंगे कि भाई कहेंगे कि ऐसे को हटाओ और दूसरे को तख्त पर बैठाओ, है ना। तो लड़का कोई बनेगा तो फिर तो लड़की के आगे सर झुकाना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी हो सकती है, क्योंकि इतिहास में भी ऐसा ही लिखा है, केवल मेहरबान होने का गैर संबंध का आरोप लगाया गया है। और सबसे पहले अगर हम बताएं कुछ इतिहासकार के, तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है
याद रखेंगे। ईसामी इस चीज को, ईसामी जो है इस चीज का वर्णन किए हैं, बताते हैं कि ये जो है याद रखना है ये चीज जो है कि रजिया जो है वो याकूत मियां से प्रेम करते थे। ये कौन बोले थे? ईसामी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जो आधुनिक जो इतिहासकार हुए वो इस बात को नहीं मानते हैं। क्लियर? तो उस समय केवल आरोप ही लगाया गया था, आप इस चीज को मानिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो रजिया के जो फेवर में नहीं थे, जो रजिया के एंटी में थे, रजिया के विरुद्ध थे, वो ऐसा चारों पट्टी फैला दिए बात कि रजिया याकूत से सच्चा प्रेम करती है। अब देखिए, भटिंडा का ही एक सूबेदार था जिस सूबेदार का नाम मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया है। याद रखेंगे, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। अच्छा, कुछ ऐसे भी देख लीजिएगा, चूंकि मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया का जो खान पान होता था वो सल्तनत से पहले भी हुआ करता था। जिस समय रजिया के पिता जो थे दिल्ली के तख्त पर बैठे थे, यानी अल्तमश जब दिल्ली के तख्त पर थे, तो उस समय से ही अल्तमश को लगा कि अपने बच्ची का विवाह हम किससे करेंगे? अल्तुनिया से करेंगे, ठीक है। तो बच्ची के विवाह अल्तुनिया से करेंगे। याकूत मियां से सब संबंध बनने से पहले जो था, हम संबंध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याकूत मियां से, यानी मलिक जमालुद्दीन याकूत के बारे में इस तरह के अफवाह फैलने से पहले अल्तुनिया से निकाह करने का, रजिया के बीच का जो निकाह है रजिया और अल्तुनिया का, वो इल्तुतमिश निर्णय ले चुके थे। और ये कुतुब शाही और शाही खानदान को ये पता भी था कि अल्तमश ये चाहते हैं कि रजिया का विवाह अल्तुनिया से हो। अब क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि वो भी लड़की है और अल्तमश भी एक लड़की के पिता, तो कोई भी पिता चाहेगा कि मेरी बच्ची ऐसा ही रह जाए, और वो चाहेगा कि मेरी बच्ची के शौहर अच्छे से अच्छे मिले। और उस समय यही अल्तुनिया जो था, चूंकि ये अल्तुनिया बाद में सूबेदार भी बना था, तो अब एक चीज ये भी हो सकता है कि रजिया अपने पिता की बात को कभी टालती ही नहीं थी, अपने पिता के हर बात, हर इरादे, है ना, हर सोच की कद्र क्या करती थी। तो ये भी तो हो सकता है कि रजिया अल्तुनिया को पसंद करती होगी, यानी रजिया का वाक्य में अल्तुनिया से अच्छा संबंध, अच्छा रिलेशन रहा होगा। दोनों एक रिलेशन के बैकडोर में बनना चाहते भी होंगे, लेकिन बीच में तख्त जो आ गया, क्योंकि अगर तख्त को नहीं संभालेगी तो आवाम पर दूसरे लोग दिल्ली के गद्दी पर बैठेंगे तो आम जनता पर अत्याचार करेंगे, और ये अत्याचार रजिया को बर्दाश्त भी नहीं होता, चूंकि वो लड़की जो ठहरी। यही चीज तो था। अब बात को समझेंगे, यहाँ पर हुआ क्या था कि इधर एक तरफ इनके रजिया का जितने भी विरोधी थे ये सब बात को फैला दिए पूरे जनता के बीच में, दूर दूर तक यही शोर होने लगा कि रजिया जो है वो याकूत के बीच में, रजिया और याकूत के बीच का रिलेशन एकदम अलग है। अब यहाँ दो आदमी आ गया बेचारी, ये वो लड़की रजिया सुल्तान, आर्यने से याकूतो मियां चाहे, आर्यने से अल्तुनियो बड़ी रजिया के चाहते, है ना। अब ये वो लड़की और दो आदमी के चेहरा में बस गया, है ना, तो भाई दिक्कत ना है। वो कहावत है कि नैन छुरी से ये कटारी हो गई, अरूप की दुनिया तब पुजारी हो गई, अशब केहू नजरिया में आके बस जाइए तब बुझिया की प्रेम की बीमारी हो गई। तो देखिए, ये सब थोड़ा सा किसी का चेहरा, किसी का रूप जब एक बार दिल में बस जाता है तो लोग उसको पाने के लिए सारे हदें पार कर देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हदें हो। और वही हदें याकूत भी पार कर दिया होगा, चूंकि याकूत मियां और इधर ये अल्तुनिया दोनों का मंजिल तो एक ही जगह जाके रुक रहा है। अब अल्तुनिया को रजिया चाहिए, याकूत को भी तो धीरे धीरे रजिया चाहिए। अच्छा, एक चीज ये भी हो सकता है कि जो लोग अफवाह फैलाए होंगे, अगर मान लेते हैं कि दिल्ली में, गौर से सुनेंगे, दिल्ली में सुबह ये अमीर या अखुर का पद मिल गया है याकूत को, गौर से सुनेंगे। अब सुल्तान, रजिया सुल्तान के करीब है याकूत, और याकूत रजिया को हर वो चीज से मदद करते हैं, घोड़े पर बैठाने से लेकर के इतिहास के किताबों के पढ़ने की बात कर रहे हैं हम, उन्हें सीरियल वगैरह की कुछ बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग उस तरह का, कोई लोग सीरियल वगैरह देख करके आते हैं, कमेंट मार देते हैं, पढ़ दो ना। हम देख रहे थे बहुत सारे टीचर जो पढ़ाए कि सर याकूत तो अपन तलवार निकाल, सॉरी अल्तुनिया तलवार निकाल के मार दिया। ये सब सीरियल वगैरह में देखते हैं, लोग बौखला जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ध्यान सुनेंगे, आप किताब पढ़िए तब आपको पता चलेगा सारा चीज। यहाँ ध्यान सुनेंगे। अब दिल्ली पे रजिया है, तख्त पर बैठी हुई है, और दिल्ली में रजिया के पास याकूत मियां है।
अब भटिंडा में गेल हैं कौन, अल्तुनिया गए हैं। तो बताइए, थोड़ा सा होता है रिलेशनशिप में, अगर गहराई से जा करके देखिएगे तो जो लोग दूर हो जाते हैं, थोड़ी सी उम्मीद का जो रोशन है वो कमता चला जाते हैं, और जो धीरे धीरे जो दिल के पास है वहीं पर है, उसको हर तरह से काम कर रहा है। तो ऐसा हम ये नहीं कहते कि रजिया शायद इसी से मोहब्बत कर ली होगी, रहते रहते पास में कोई भी आदमी होता है तो साथ में पास में रहते रहते जो अच्छा नहीं लगता है वो भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसके जीवन में कदम से कदम मिला करके चल रहा है। ऐसा हो सकता है, हम ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अल्तुनिया इधर हुआ, को हो सकता है कि कई लोग इसके पास भी तो इस तरह का अफवाह पहुंचा होगा कि रजिया जो है याकूत के बीच का रिलेशन बहुत रिलेशनशिप में बन चुका है, धीरे धीरे जो है रजिया प्यार करने लगी है ना। तो इस तरह से सल्तनत में अफवाह फैलने लगी, और साथ ही साथ कहते हैं कि रजिया जब दिल्ली के तख्त पर बैठी थी तो धीरे धीरे जो पर्दा प्रथा उसमें प्रचलन में था, तो पर्दा प्रथा का त्याग की थी। रजिया कुबा और कुलाह, याद रखेंगे, कुबा और कुलाह भी पहनना शुरू कर दी। ये कुबा क्या होता था, तो कुबा उस समय कोट को कहते थे, कुबा कोट को कहते थे। तो कोट सीधे नहीं मान लीजिए, आपके कोटों को कहते थे। उस समय एकदम वेस्टर्न सिविलाइजेशन थोड़ी ना भारत में चला था कि ऊपर से ब्लेजर कोट मारते ली। तो उस समय जो है एक सुल्तान को पहनने के लिए, जैसे जो कपड़े होते हैं ना, कॉस्ट्यूम वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर से थोड़ा सुल्तान है तो लोगों के बीच में दिखे कि हाँ भाई वाकई में सुल्तान है। साधारण तो कपड़ा पहनेंगे नहीं, तो एक कपड़े के ऊपर में जिस तरह से हम लोग कोट पहनते हैं, ठीक उसी तरह का बना हुआ एक कपड़ा है जिसको कुबा कहा गया है। और कुलाह का मतलब ही होता है, कुलाह मतलब होता है टोपी, याद रखेंगे। तो एक लड़की हो कर करके आप पर्दा हटा दिए, पर्दा में नहीं समझ रहे हैं। जैसे गांव देहात में जाते हैं तो कई लोग जैसे कोई ही पतो तो रहती है तो कोई नहीं है, तो जैसे ही गेट उठ कहीं के हथुन घरे तो गेट जैसे ही खोलते हैं तो बेचारे घूंघटा नीचे तान लेते हैं। तो ये ना पर्दा प्रथा है कि जैसे ही जेठ देखे भैंसुर ओकरा का कहल जाता है, मैंने अपना से बड़ देखे तो घूंघटा नीचे गिरा के बतिया रहे हैं। तो वो पर्दा प्रथा अभी भी समाज में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, चल रहा है। अब उस समय अब बात करिए कि 700-800 वर्ष पहले की अगर बात है तो उस समय पर्दा प्रथा बड़ा तेजी से चल रहा था, खास कर करके इस्लाम का मुस्लिम समाज में थोड़ा सा अभी भी बहुत टाइट होता है, ठीक है। चूंकि महिलाओं को बुर्का में रहना चाहिए, ये वो बहुत सारे नियम कानून है, और उन सारे नियम कानूनों को तोड़ कर करके पर्दा प्रथा का त्याग कर करके कोट और टोपी पहन ले है, घोड़ा पर बैठती है, चलती है, तलवार चला रही है, तो भाई थोड़ा सा तो होगा ही होगा। इस तरह से टोपी वगैरह पहनने लगी तो अब अफवाहें और भी फैलने हो गए। अब दिल्ली से अगल बगल दूर दराज के इलाका तक फैल गई कि ये लड़की सल्तनत पर, ये गद्दी पर जब बैठी है तो मनमानी कर रही है अपने हिसाब से। ये एक सुल्तान है, महिला है, चलो मान लेते हैं, लेकिन ये प्यार करना, ये समाज के जो कुछ ये दस्तूरें हैं, रीति रिवाजें हैं, उन सभी रीति रिवाजों को ठुकराना, ऐसा अफवाह कुछ लोग इसलिए फैला रहे ताकि आम जनता जो है इसका बहिष्कार करे, और तुर्क वगैरह आम जनता लोग मिल करके दिल्ली के तख्त पर दूसरा बैठा दे, और जिससे एक लड़की के आगे सर झुकाना किसी को नहीं पड़े। ऐसा हो सकता है। चलिए आगे अगर बात कर ले तो धीरे धीरे अब किस तरह से क्या हुआ, तो कहते हैं कि धीरे धीरे ये सब तो लोग आरोप लगाए ही रजिया याकूत से गैर संबंध का, मेहरबान होने का, और ये पर्दा प्रथा को हटाई, इस सब का आरोप लगा। उसके बाद कहते हैं लाहौर के कबीर खां पहला विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। और जब ये विद्रोह किए तो रजिया जो है वो दिल्ली से रवाना हुई, कहाँ, लाहौर, याद रखेंगे। और लाहौर में विद्रोह को कुचल भी दिए, याद रखेंगे। कबीर खां जो विद्रोह किया था उस विद्रोह को दबाने में रजिया सफल हो गई। लेकिन देखिए अब यहाँ पर अल्तुनिया का यह प्रमाणित है कि अल्तुनिया भी पहले चाहता था कि रजिया से मेरा निगाह हो, लेकिन इसके जब कानों में गया होगा कि भाई अब हम जो हमारी होने वाली शौहर है ना, या फिर जिसको हम चाहते हैं उससे याकूत मियां का चक्कर चल रहा है, तब भाई इसको तो मन में जितना जलन हुआ होगा तो ये तो भाई गलत फैमिली में पड़ गया है ना। अब गलत फैमिली में पड़ा कि क्या हुआ अब समझ में नहीं आया।
नहीं बोले कि इतिहास की कुछ बातें उलझी हुई, उसको जोड़ तोड़ के घुमा फिरा के हम परफेक्टली कहें तो भाई हम गलत होंगे, ठीक है। इसीलिए हम कुछ बातें आपके ऊपर में छोड़ रहे हैं। आप किस नजरिया से यहाँ देख रहे हैं वो आप भी अपने नजरिया से थोड़ा सा देख लीजिएगा। चूंकि इतिहास का तो परफेक्ट लिखा ही नहीं, तो हम काहे दो बात जोड़ करके ओकरा में हम कह दें कि नहीं यही हुआ होगा। अब देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि इधर से जब लाहौर में कबीर खां के विद्रोह को दबा कर करके सरहिंद की तरफ जब आ रही थी, तो यहाँ पर भटिंडा, एक चीज और याद रखेंगे, भटिंडा को तबर हिंद भी कहा गया है। क्या कहते हैं? तबर हिंद। कभी कभी भटिंडा न दे कर करके और तबर हिंद दे, थोड़ा सा अगर मान लेते हैं एग्जाम देने जाए तो सेटर तेज रहता है ना, तो ऐसे ही पलट पुलट देता है जिससे लेकर के दिमाग घूम जाए। तब भटिंडा को तबर हिंद भी कहा जाता है, यानी भटिंडा के सूबेदार न समझ के आप तबर हिंद का भी सूबेदार समझे तो कोई दिक्कत नहीं। तबर हिंद का सूबेदार कौन? अल्तुनिया। तो इस तबर हिंद के सूबेदार यानी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया थे, जो इधर से लौटने टाइम में जो है इस लड़की रजिया को बंदी बना ली। लड़की को रजिया को क्या करना लिए? बंदी बना लिए। अब देखिए हुआ क्या था सिचुएशन कि जैसे ही दिल्ली से इधर गई तो दिल्ली पर इसी का एक सौतेले भाई, रजिया का सौतेले भाई, जिसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह। तब मुइजुद्दीन बहराम शाह का बड़ी बढ़िया मौका मिल गया। एकरा लगा कि एगो आशिक याकूत एने है, अकेले एने गई है लड़े, आ एने ये बना लिया है बंदी, तो सब तो छितर बितर होले है। यानी एकरा से बढ़िया कौन मौका हो सकता है? दिल्ली के तख्त पर हम बैठे। अब देखिए मुइजुद्दीन बहराम शाह के ऊपर उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूं तख्त पर बैठेगा, क्योंकि उस तरह का लायक ही नहीं था। लेकिन ये पासा पलट दिया। हुआ क्या कि क्या पता इधर ये हत्या वाकई में किया, सही में किया, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन ये बहराम शाह याकूत के हत्या के खबर रजिया तक पहुंचा दी कि भाई इधर दिल्ली में जो है याकूत मियां की हो गई हत्या। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे तक बनिएगा तो हत्या ही किया नहीं किया, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि हो गया या कहवा दिया, तो समझ में आएगा, आगे आप बने रहिए। अब देखिए ये बहराम सा कहवा दिया रजिया को कि याकूत का हत्या हो गया। अब याकूत मियां रजिया के बहुत ही विश्वास पात्र हुए थे, ठीक है, जिसको बहुत चाहती थी रजिया, माने चाहती थी, माने प्रेम भाव से, माने एक लड़की थी उसको सपोर्ट करता होगा काम में, तो उस हिसाब से उस एंगल से चाहती होगी। लेकिन लोग इसका गलत निगाह से देखे, वो लोगों की हो सकती है कि लोगों की ही गलती हो। अब देखिए यहाँ पर बेचारी रजिया तो एकदम टूट गई कि जो मेरे साथ है कदम से कदम साथ देने वाला जो था वो ही दुनिया में नहीं रहा, तो टूट गई। और भटिंडा के जो अल्तुनिया थे रजिया को बंदी बना ली। अभी रजिया अल्तुनिया चाहते ही थे कि रजिया हमसे निकाह की, बंदी बना ली, तो धीरे धीरे रजिया की भी मजबूरी हो गई कि अब निकाह करने के अलावा दूसरा कोई रजिया के पास चारा नहीं था। अब अल्तुनिया से रजिया जो है निकाह कर लिए और इधर दिल्ली के तख्त पर बैठ गए कौन? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह। याद रखना है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली के तख्त पर बैठा। इधर याकूत मियां के हत्या करने की खबर रजिया तक पहुंच गई और रजिया अल्तुनिया से क्या कर लिया भैया? निकाह कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए, जब ये दोनों मियां बीवी मिल गया, अल्तुनिया और रजिया दोनों मिल गया, तो अल्तुनिया नहीं चाहेगा कि हमारी पत्नी दिल्ली के तख्त पर बैठे। तो ये दोनों मिलकर डिसीजन किया कि बहराम शाह को दिल्ली से हटा कर करके, और ये अल्तुनिया ये निर्णय लिया कि हम फिर से अपने पत्नी को दिल्ली का सुल्तान बनाएंगे। और ये दोनों मिल करके ये निर्णय लिया और आ गए दिल्ली पर विद्रोह करने 1240 ईस्वी में। याद रखेंगे 1240 ईस्वी में रजिया और रजिया के अब पति मलिक अल्तुनिया या मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया कहिए या फिर मिर्जा अल्तुनिया कहिए, ये दोनों आके दिल्ली के तख्त पर आक्रमण किए। किसके? बहराम शाह को हटाने के लिए। लेकिन बार बार जीत एक पक्ष में नहीं होती है, ऐसा थोड़ी ना इतिहास में लिखा गया है। वक्त एक साथ कभी है ही नहीं किसी को। और ये तख्त जो कई को निगल गया है अपने में, आप देख ही रहे कि किस तरह से केवल छल बल ही हो रहा है। कभी षड्यंत्र महल के 4 दीवार के अंदर हो तो कभी षड्यंत्र महल के 4 दीवार के बाहर भी होते, लेकिन ज्यादा तो अंदर ही सब हो रहा है।
अब क्या हुआ भैया कि अब ये दोनों मिलकर विद्रोह किए, लेकिन विद्रोह असफल रहा। विद्रोह क्या हो गया? असफल रह गया, और यहाँ से दोनों मियाँ बीवी को भागना पड़ा। याद रखेंगे, दिल्ली छोड़ करके भटिंडा के लिए भागना पड़ गया। और इसी भटिंडा के बीच में जाते वक्त बीच में हरियाणा में एक जगह है जिस जगह का नाम कैथल है, और कैथल में ही कहते हैं। अब यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है इतिहास में। कई लोग कहते हैं कि बहराम शाह मरवा दिया, बहराम शाह जाके मार दिया। अब कई लोग का कहना है कि यहाँ जब बहराम शाह कुछ डाकू भेज करके और मरवाए, वो इसलिए चूंकि बहराम शाह को लगा कि अगर रजिया जिंदा रहेगी तो कभी न कभी आक्रमण करेगी दिल्ली के तट पर और अपना गद्दी फिर से जो है ले लेगी। तो इसीलिए इसको अगर जिंदा रखें तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। और पीछे से जब अल्तुनिया और रजिया भटिंडा की ओर लौट रहे थे तो पीछे से कुछ डाकू भेजे और कुछ लड़ाकू जो है अल्तुनिया और रजिया पर आक्रमण किए। और आक्रमण जब किए तो कहते हैं इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि दोनों को यही मार डाला गया, हत्या कर दिया गया, रजिया को भी और अल्तुनिया को भी, इसी हरियाणा के कैथल। ठीक है, लेकिन अब क्या है, छोटी सी तो प्रमाण मिलती है कि यहाँ भी समाधि है। और बहराम शाह जो है वो दिल्ली में चांदनी चौक के पास में, जैसा कि हमने यहाँ बताया, वहां समाधि भी बना दी है दिल्ली में। अब दो जगह समाधि, लेकिन दोनों समाधि को जब बढ़िया से देखा गया, उसको देखा गया कि क्या दोनों समाधि क्या है नहीं है, तो पता चलता है कि ये दोनों समाधि एक बहरूपीय की तरह समाधि बनाया गया है। वो फाइनली समाधि रजिया का ही, ये कोई स्पष्ट जो है इतिहासकार नहीं किए। ठीक है, अब देखिए तो ये है, अब स्पष्ट नहीं है तो फिर रजिया कहीं कहाँ गई, तो बाद में पता चला, वर्षों पहले 10-15 साल पहले से पता है, और ऐसा मानने भी है कि राजस्थान में एक टोंक क्षेत्र है। याद रखिएगा, राजस्थान में एक कौन सा क्षेत्र है? टोंक। अब कहते हैं कि ये बहराम शाह पर आक्रमण रजिया सुल्तान की और हत्या 13 अक्टूबर 1240 में रजिया की हत्या की गई। ये दोनों के बीच में 1 महीना का फासला है, और कहते हैं कि यही 1 महीना के फासला के बीच यहाँ अल्तुनिया केवल मराया था और रजिया जो है वो राजस्थान की ओर भागने लगी। अब बताइए राजस्थान की ओर क्यों? क्योंकि इधर में भटिंडा है, इधर में मुल्तान है, इधर में दिल्ली है, चारों पट्टी अगर रजिया जाती है तो तुर्क लोग ही केवल है, तो जहां से रजिया को सपोर्ट नहीं मिल सकता है। तो चलिए, यहाँ जो टोंक में जो मजार मिले हैं रजिया सुल्तान के, बताया जाता है, कहा जा रहा है कि वही टोंक का ही मजार रजिया सुल्तान का वास्तविक ओरिजिनल मजार है। बाकी सब मजार अलग तरह के जो मिले हैं उसमें अभी तक ये प्रमाणित नहीं हो पाया है। कैथल में जो मजार मिला है या फिर तुर्कमान गेट दिल्ली के पास में जो मजार मिला है, ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि रियल में ये रजिया का ही मजार है। क्योंकि उस समय गुलाम वंश में, जो शाही खानदान में जो गुलाम वंश चल रहे थे दुदमिस के समय में, रजिया के भी समय में, तो गुलाम वंश के कुछ जो लोग होते थे, सुल्तान होते थे या शाही खानदान के लोगों का जो मजार होता था, तो उसमें शाही कुछ चिन्ह होते थे। तो वही शाही घराने का जो सिंबल था वो टोंक में रजिया के मजार के ऊपर में अष्ट धातु के जो गुलाम वंश का जो संकेत था वो मिला है, जिससे मैंने कई इस तरह का एविडेंस है जिससे इतिहासकार ये प्रमाणित इस बात को कह रहे हैं कि रजिया का वास्तविक मजार टोंक में। अब सवाल आता है कि तो टोंक में किस तरह से, टोंक में क्यों मरी? कैथल में जब ये दिल्ली पर अपने भाई बहराम शाह पर आक्रमण की थी अपने पति अल्तुनिया के साथ, तो जब आक्रमण में विफल हो गई तो पति पत्नी दोनों भटिंडा की ओर लौट रहे थे, यानी तवरहिंदी की ओर, तो बीच में मारे गए। कहां पर मारे गए? कैथल में। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि कैथल में अल्तुनिया ही मरा था, और लड़ाई के दरमियान 1 महीने रजिया की मौत और ये बहराम शाह की लड़ाई के दरमियान 1 महीने का अंतर है। और उसी दिनों किसी तरह से ये रजिया को खबर मिला होगा कि ये याकूत जो है उसका प्रेमी वो जिंदा है, और लगा कि अब ये लड़ाई में बहराम शाह जीत जाएगा, हम विफल हो रहे हैं। तो हो सकता है कि उस तरह से रजिया जो है यहाँ से अल्तुनिया मारा गया होगा, बहराम शाह के आदमियों के द्वारा जो है अल्तुनिया मारा गया। तो डाकू लोग हत्या जब कर दिए तो ये लड़की अकेले पड़ गई हो रजिया, तो लड़की को लगा होगा कि अगर मुल्तान जाएंगे
लाहौर जाएंगे, है ना, तो चारों पटे जो है तुर्कों का शासन है, तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो रजिया अपने जीवन के लिए राजपूताना का जो उस समय इलाका था, राजस्थान में खास करके पहले से भी राजपूताना का ही इलाका रहा है, तो वो सोची होगी कि राजस्थान के अगर क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ राजपूताना इलाका है, वहाँ तुर्कों का प्रभाव नाम मात्र बराबर है, तो यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए इधर गई होगी और यहीं पर मियाँ याकूत आए होंगे और दोनों का मिलन होंगे। और कहते हैं कई लोग का मानना है ऐसा कि कुछ जो है डाकुओं के ये लोग चपेट में आ गए थे, क्योंकि उस समय सल्तनत काल में वैसे डाकू भी बड़ा प्रचलन में था, जो एक सल्तनत के दस्तूर से अलग उनका समझिए कि कबीलाई ही जीवन जीते थे और उनका कुछ अपना दस्तूर हुआ करता था। समझिए कि उनका अपना ही एक सल्तनत है, जो कि जिसका कोई नियम कानून नहीं है, को 50-100 डाकू मिल करके किसी जंगल में रह रहे हैं लुका छुपी, और वो लोग क्या करते हैं कि किसी का बलि देते हैं पैसों के लिए, अनाज के लिए, खाने पीने के लिए किसी का बलि दे देना, या फिर जो है कुछ स्वार्थ के लोभ में आकर के किसी को छीन करके कोई हत्या कर देना, गहना वहना छीन छूट लेना। तो उस समय हो सकता है कि डाकुओं ने मिल करके रजिया को देखा, तो भाई शाही है, सुल्तान थी, तो शाही खानदान के सुल्तान भी है, तो दिल्ली के तख्तों के सुल्तान है, तो हो सकता है कि कुछ लोभ में आकर करके लालच में आकर के डाकुओं ने यहीं पर मियाँ याकूत और रजिया की हत्या कर देते हैं और यहीं पर इनका मजार बन जाता है। और इसलिए ये कहा जाता है कि बगल में रजिया के साथ ही याकूत का मजार वो इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले ही आप जानते हैं कि जो याकूत है, मलिक जमालुद्दीन जो याकूत थे वो एक गुलाम थे, और तो गुलाम थे तो एक रजिया क्या थी, सुल्तान थी। तो रजिया का जो सुल्तान का जो मजार मिला है वो इस गुलाम के ऊपर में, और गुलाम का जो वहीं पर मजार है इस सुल्ताना के नीचे में और छोटी सी आकार में बनाई गई। ठीक है, तो ये तो बात की बात है, अभी ये फाइनली प्रमाणित तो नहीं हुआ है और आपके किताबों के पन्नों में इस तरह की बातें जो है अभी आई नहीं है, तो ये अलग चीज है। अब देखिए फिर से एक बार हम रीटेक कर दे रहे हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रजिया के शासन काल के बारे में बात करें तो नवंबर 1236 से लेकर करके 13 अक्टूबर 1240 रजिया का शासन काल। कब गद्दी पर बैठी तो 10 नवंबर 1236 को। इसके आगे के जो राजा होंगे कौन, मौजूद्दीन बहराम शाह, कौन से घराने से बिलोंग करती थी तो गुलाम वंश के शमसी राजवंश से। ठीक है, माता कौन थी, कुतुब बेगम, पिता का नाम था अल्तमस यानी शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। ठीक है, धर्म इस्लाम, पति मिर्जा अल्तुनिया बोलिए या मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, और निधन जैसा कि जाने 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी। क्लियर है यहाँ तक। अब ये भी आता है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी, तो रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे पहले रजिया के शासन काल में सबसे पहले विद्रोह करने वाला व्यक्ति कौन था, तो हमने इस वीडियो में देखे कबीर खां था। और एक चीज याद रखेंगे, ये इसामी जो है ये इतिहासकार है जिन्होंने रजिया और याकूत के बीच जो है गैर संबंध का आरोप लगाया। क्लियर। अब एक और है जिसका नाम है मिनहाज उल सिराज, आप लिख सकते हैं मिनहाज उल सिराज। ये भी एक इतिहासकार है। इतिहासकार के अनुसार अगर देखें तो कहते हैं, ये इतिहासकार का मानना है कि रजिया के अंदर में वो सारी काबिलियत थी, वो योग्यता थी, एक जो सुल्तान होने की जो योग्यता होनी चाहिए वो एक रजिया सुल्तान के अंदर में भी थी। ठीक है, लेकिन ये सारी योग्यता होने के बावजूद भी रजिया असफल रही, शासन करने में कामयाब नहीं रही वर्षों तक। तो इसका मेन जड़ यही होता है कि वो एक स्त्री है, यानी रजिया का स्त्री होना ही उनके सारे योग्यता पर भारी पड़ गया। ठीक है, तो जहां तक हम समझते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट आप रजिया सुल्तान के बारे में ले चुके होंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, इसीलिए धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।